क्वेश्चन 1998 का है और फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन बड़े वाले आते हैं रेशियो एनालिसिस से, उसमें हम लोगों से जनरली बैलेंस शीट ही पूछा जाता है। या तो बैलेंस शीट पूछेगा, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकता है, और या फिर प्रोप्राइटर्स फंड बोल सकता है। इन तीनों का कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, वो सेम तरीके से होगा। बस फाइनल प्रेजेंटेशन जब हम लोग देते हैं तो वो हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार सम्स पढ़ के देखते हैं कि सम्स में क्या क्या मेंशन किया है। फर्स्ट लाइन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मूनलाइट लिमिटेड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1997। करंट रेशियो दिया है 2.5, लिक्विड रेशियो दिया है 1.5, है ना। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दी हुई है। जब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे, मतलब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्या बताया गया कि पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करके रेशियो निकालते हैं, लेकिन इस सम्स में क्या किया, वो रेशियो ऑलरेडी निकाल के दिया है। करंट रेशियो हम लोग निकालते थे, इसमें निकाल के दे दिया 2.5, लिक्विड रेशियो दे दिया 1.5, नेट वर्किंग कैपिटल दिया है 3 लाख। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलकर दिया है 8 टाइम्स। क्लोजिंग स्टॉक की जगह अभी आपको इन्वेंट्रीज मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि वर्ड बहुत सारे चेंज हुए हैं, जानते हैं आप लोग। जीपी रेशियो दिया है 25% और एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड दिया है 1.5 मंथ्स। और लास्ट में 2 और इंफॉर्मेशन है। एक है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स नेटवर्क 0.75, और एक लास्ट है रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल 0.5। इतना इंफॉर्मेशन दिया है और हम लोगों को बनाना क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, पहले आप एक बेसिक थॉट सोच के देखो। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, या बैलेंस शीट आप कभी देखे होंगे किसी भी चैप्टर के किसी भी सम्स में बना हुआ, तो उसमें हम लोगों का लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। और एसेट साइड में क्या क्या लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, उसके बाद करंट एसेट्स। जितने आइटम बैलेंस शीट के हैं वो सारे के सारे आइटम पहले हम लोगों को फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाने में मूव करेंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे आइटम एक एक करके फाइंड आउट करने के लिए ही आपको ये सारे रेशियो सम्स में दिए हुए हैं। हम लोग इन रेशियो को यूज करके वो एक एक आइटम फाइंड आउट करेंगे, और जब वो सारे आइटम फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, स्टार्टिंग से बोलिएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन सम्स में दिया है करंट रेशियो, है ना। करंट रेशियो लेकर लिखते हैं, साथ साथ लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला पॉइंट नंबरिंग करके करेंगे हम लोग। करंट रेशियो थोड़ा सम्स में से देखकर आप लोग बताइएगा भी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग, CA/CL, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। करंट रेशियो कितना दिया विनीत, तो 2.5/1 लिख देते हैं, जहां कुछ नहीं होता 1 होता है। 2.5/1 इक्वल CA/CL, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, CA इक्वल टू 2.5 CL। ठीक है, इसके बाद तुमको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आगे हम लोग अटक गए, ना हमको CA पता है और ना हमको CL पता है ना। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो जहां पर आप जाके एक लाइन के बाद अटक जाओ और लगे कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमको CA भी नहीं पता है, CL भी नहीं पता है, तो वहां पर आप किसी ऐसे थर्ड पॉइंट को लेकर आओगे, थर्ड पॉइंट को, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो, समझे। और वो थर्ड पॉइंट आपको सम्स में दिखेगा, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। देखो दिया है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग, ज्यादा सीरियस होकर ना सुने, बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब 2 लोगों में ब्रेकअप हो जाता है तो फिर उसका पैचअप कराने के लिए एक को लाना पड़ता है, होता है कि नहीं। और वो पैचअप कराने वाला कोई अनजान आदमी तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रास्ता से किसी आदमी को पकड़ के चलो भाई मेरा पैचअप करा दो, नहीं। हम लोग क्या करते हैं,
एक कॉमन पर्सन को ढूंढते हैं जो दोनों के बीच में कॉमन हो, उसको लेकर आएंगे, वो उसका बात बताएगा, उसका बात बताएगा, दोनों का पैचअप कराएगा, और लड़का लोग इसमें अपना ही गोटी सेकने लगेगा। ऐसा भी होता है, वो सोचता है बढ़िया है, इसका फोड़ेंगे तभी तो अपना जोड़ेंगे, तो फायदा भी ले लेता है। खैर ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर किसको लेकर आएंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों को जोड़ता हो, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे सारा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL होता है ना, तो इसलिए हम लोग वर्किंग कैपिटल को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी CA और CL होगा। तो हम लोग वर्किंग कैपिटल लिख रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, और सम्स में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था 3 लाख, है ना। तो यहाँ पर लिख दें अपने 3 लाख का वर्किंग कैपिटल इक्वल CA के जगह पर हम लोग 2.5 CL लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, क्योंकि CA इक्वल टू 2.5 CL है, डाउट नहीं है ना। और माइनस CL के जगह पर CL लिख दे, और सॉल्व करते हुए आगे जाइएगा तो 3 लाख इक्वल 2.5 CL माइनस CL करेंगे तो 1.5 CL लिख सकते हैं, है ना। और अगर CL निकालना हो तो 3 लाख मल्टीप्लाई की चीज इधर डिवाइड में आ जाती है, जानते हैं आप लोग, CL, ठीक है। तो कितना निकल कर आया, 2 लाख आ रहा है क्या, कैलकुलेटर चलाते रहे आप लोग। CL 2 लाख आया, और जब CL निकल गया इसको अपने पुट कर देंगे यहाँ पर, तो CA भी मिल जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर CA इक्वल 2.5 इंटू CL के जगह लिख रहे हैं 2 लाख, ये 2 लाख ही आया ना भाई, कैलकुलेशन करके बताते रहोगे। तो आ गया कितना, 5 लाख CA, ठीक है। अब अपने को मिल गया करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, 2 चीज अपने को मिल गया जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अभी और भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो एक एक चीज और मिलता रहेगा। अगला इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे लिक्विड रेशियो। अच्छा देखिए, हम अगर ये बोले कि हम लिक्विड रेशियो यूज करेंगे तो किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसे कोई भी रेशियो उठा के यूज कर लेंगे क्या। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैं कोई रेशियो यूज करने जाता हूं, जैसे अभी मैंने कहा मैं लिक्विड रेशियो यूज करूंगा, तो वो यूज करने से पहले उसका फॉर्मूला बैक माइंड पहले आ जाता है। जब आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा चीज यूज करने से हमको क्या चीज मिल सकता है। जैसे जब लिक्विड रेशियो यूज करने के लिए हम बोले तो उसका फॉर्मूला हम पहले दिमाग में सोच लिए, क्या सोच लिए, CA माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। तो ये फॉर्मूला आने से दिमाग में क्या हो गया पता है कि CA और CL हम लोग निकाल चुके हैं, तो CA और CL पुट कर देंगे। और मैंने लास्ट क्लास जब बेसिक वाला कैलकुलेशन बताया था उसमें कहा था सम्स में अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो उसको नील लिया जाता है, तो नील ले लेंगे। CA और CL मिल चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड को नील लिख देंगे तो बचेगा क्या, इन्वेंट्रीज, तो वहां से अपने को इन्वेंट्रीज मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं बोलूं कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी उठा के यूज कर लोगे। जब आप उसको यूज करने जाओगे तो बैक माइंड उसका फॉर्मूला एक बार सोच लोगे कि ये हम पुट करने जा रहे हैं, इसको पुट करने से हमको क्या चीज मिल सकता है, और इसके लिए आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं लिक्विड रेशियो, नंबरिंग करके करेंगे। पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं इसको, ठीक है। लिक्विड रेशियो का एक और नाम है, और एक नाम है क्विक रेशियो, ठीक है। लिक्विड रेशियो इक्वल टू ले रहे हैं CA माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा यहाँ पर एक बात मैंने लास्ट में बताई थी, सुन लीजिएगा।
कहीं कहीं आप फॉर्मूला देखते हो किसी किसी बुक में तो ऐसे लिखा रहता ना, ये इन्वेंट्री प्लस रहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बात मैंने कहा था लास्ट डे, ये प्लस कब रहेगा, अगर वहां प्लस करना है तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना होगा, है ना। आप इसको प्लस में रख सकते हैं लेकिन ब्रैकेट में रखना होगा। ये आप देख लो ऐसे रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं देते। तो अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो इन्वेंट्रीज माइनस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। लिक्विड रेशियो कितना दिया है सम्स में, 1.5 है ना, और 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल सीए अपने निकाल लिए 5 लाख। इन्वेंट्रीज पता नहीं है, टारगेट वही है, इन्वेंट्रीज निकालना माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैंक ओडी जब सम्स में नहीं होता है तो वो नील लिया जाता है। करंट लायबिलिटीज अपने निकाल लिए हैं 2 लाख का और बैंक ओडी में लिख देंगे नील। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख आ रहा है इधर इक्वल्स 5 लाख माइनस इन्वेंटरीज। नीचे का दिख रहा है ना बाबू, आ रहा है ना नीचे का, चलिए लास्ट लाइन है तो इन्वेंट्रीज यहाँ निकल भी जाएगा, है ना। तो ये इन्वेंट्रीज हम लोग उधर ले जाएंगे, माइनस की चीज अपोजिट जाती है तो प्लस हो जाती है, और इधर हो जाएगा 5 लाख माइनस 3 लाख। उधर से आ गया 3 लाख इधर माइनस में, तो 5 लाख में 3 लाख घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख हम लोगों का क्या आ गया, इन्वेंट्री। ठीक है, ओके। अब अगला इंफॉर्मेशन सम्स में दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज निकाल चुके हैं, इन्वेंट्रीज निकल गया है, अगर हम अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज। नंबर 3 ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरीज। एक टाइम्स दिया है ना, यस सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने को पता नहीं है, इक्वल्स 8 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज तो अपने निकाल ली ना 2 लाख दिखा, तो ये 16 लाख आ गया हम लोगों का कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सम्स में अगला इंफॉर्मेशन दिया है जीपी रेशियो 25%। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दें, अगर आप समझते चल रहे हो तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ये सब जो निकाल रहे हैं इसका क्या काम है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये सब दिखाते नहीं है हम लोग, है ना। लेकिन आगे देखोगे आप सम्स में एक इंफॉर्मेशन दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखा, एवरेज कलेक्शन सम्स में देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हम लोगों की सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और एवरेज कलेक्शन पीरियड से हम लोगों को मिलेगा क्या, डेटर का बैलेंस। डेटर तो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो ना, समझ रहे हैं। तो कभी कभी कुछ चीजें डायरेक्ट बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे सेल्स, और उस सेल्स को लेकर हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालेंगे डेटर, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए अगला इंफॉर्मेशन दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, है ना। जब कुछ नहीं लिखा रहता है ना तो वो माना जाता है कि वो परसेंटेज सेल्स पर है। किसके ऊपर है,
सेल्स के ऊपर है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। ठीक है, आप लोग एक डायरेक्ट रूल पढ़े हो, सेमेस्टर 1 से ये चीज आता है, कभी ना कभी पढ़े होगे कि जब सेल के ऊपर 25% लिया जाता है तो कॉस्ट के ऊपर 33 एंड 1/3% चार्ज किया जाता है। याद होगा, ये हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। कंसाइनमेंट में भी आता है, इंश्योरेंस क्लेम में भी आता है, हायर परचेज में भी आता है, ब्रांच में भी आता है, हर जगह एक डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में। रिलेशन क्या है कि अगर 25% सेल प्राइस पे हो तो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 33 एंड 1/3। 33 एंड 1/3 का मतलब है 33.333। तो जीपी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब 25% सेल्स के ऊपर है तो 33.333% ऑन किस पर होगा? कॉस्ट पर होगा। आप बोलोगे आप ऐसा चेंज करके रिलेशन क्यों लिख दिए? क्योंकि सेल्स हम लोगों को पता नहीं है, कॉस्ट पता है। अभी कॉस्ट निकाले ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट पता है, इसलिए ये परसेंटेज हम लोगों को किस में लेना पड़ेगा? कॉस्ट में लेना पड़ेगा। और जीपी इक्वल्स 33.333% ऑन कॉस्ट प्राइस कितना निकाले? 16 लाख। दिखा, क्योंकि वो तो बोल दिया 25% ऑन सेल और सेल सम्स में दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे तुम? कॉस्ट तुम निकाल चुके हो तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ले लो तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सेल के ऊपर परसेंटेज है वही परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए कॉस्ट वाला परसेंट डायरेक्ट रूल याद रख के हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा इसका? 53328। ठीक है। अच्छा, ये 33 के बाद कितना परसेंट लिए थे, कितना बार 3 लिए थे आप? 3 बार ही लिए थे। ऐसे ये तो मतलब होता 538 अच्छा, ऐसा आ रहा है क्या? और भी एक दो लोग देख लें चेक करके। 538 लेकिन इसमें 4 इसमें 3 53328 है ना? ये ले लेते हैं। पॉइंट में फिगर रहेगा तो थोड़ा चेंजेस तो होगा ही, समझे? जब फिगर जब पॉइंट में आ जाती है 0.33333 तो कोई 2 फिगर लेके कर लिया, कोई 3, कोई 4, तो इस तरीके से ना थोड़ा डिफरेंस आपका अमाउंट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 3 फिगर लेकर कर रहे हैं, 3 फिगर लेकर करें। 3 फिगर में ये आ रहा है ना फिगर, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, ओके। अब जीपी मिल गया तो आप लोगों को सेल्स भी मिल जाएगा। सेल्स कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी ऐड होगा। सेल्स कैसे आएगा? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तब तो सेल करेंगे माल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों का है 16 लाख और जीपी है 533,328। ऐड करके कितना आ रहा है? 21,33,328। ऐसे ये 328 की जगह 330 भी आ सकता है, किसी का 333 भी आ सकता है, समझे? तो कुछ रुपए की 2, 4, 5, 10 रुपए की डिफरेंस आ जाएगी जब आप पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहे हो तो। ठीक है, ओके, लिख लीजिए यहां तक। उसके बाद फिर हम लोग अब निकालते हैं डेटर्स। डेटर्स के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड यहां तक लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। वर्ड सम्स में क्या दिया था? एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, है ना? वही वर्ड यूज कर लेते हैं, एवरेज डेट
कलेक्शन पीरियड। कोई बात नहीं। देखिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सेल्स हम लोग निकाले हैं वही सेल्स हम लोगों का क्रेडिट सेल रहेगा। हर जगह हम लोग अपने आप को रोक नहीं सकते हैं ना, हर जगह ये सोच लेंगे कि ये सेल्स है वो क्रेडिट क्यों मानेंगे, तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो सेल्स निकला है वही हम लोगों का क्रेडिट सेल रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहां का कैलकुलेशन करके बताएं आप लोग कितना आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज का मतलब तो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, जानते हैं आप लोग, है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग सम्स में दिया नहीं है, तो जो हम लोगों का निकलेगा वही हम लोगों का रिसीवेबल या डेटर होगा, जो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, 33, 328 इंटू 1.5 और ये 12 जो है वो डिवीजन में चला आएगा। ठीक है, तो कितना आया सॉल्व करके भाई 31,99,992 31,99,992 डिवाइडेड। अच्छा, ये 12 से डिवाइड नहीं किए होते। ओके, डिवाइडेड बाय 12 कर दें 1,66,000 2 लाख। बोलिए जोर से, बोलिए, क्यों घबरा रहे हैं। 667 लिख दें लास्ट में। ठीक है, क्योंकि जब 6 रेकरिंग होता है तो हम लोग लास्ट वाला चेंज कर सकते हैं, है ना। तो 2,66,667 दिख रहा होगा यहाँ तक तो। ओके, ये हम लोग निकाल लिए डेटर्स तक। अपने को क्या क्या मिल गया अभी देखो, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्रीज मिल गया है, डेटर्स मिल गया है। अच्छा, एक और बात है, आप सुन रहे हो तो बता दें, करंट एसेट्स हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स में ही हम लोगों का डेटर भी होगा और इन्वेंट्री भी होगा ना। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, डेटर्स मतलब रिसीवेबल करंट एसेट में आता है, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको तोड़ तोड़ कर लिख देंगे। जब सारा आइटम मिल रहा है तो रिसीवेबल अलग से लिख देंगे, इन्वेंट्रीज अलग से लिख देंगे, और करंट एसेट्स में रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज को हटाकर जो बचेगा वो हम लोग लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो तो हम लोग उसको लिख के सेपरेटली देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखिए, ऐसा करते हैं, ये वाला एरिया मिटा देते हैं। ये लिख दिए आप लोग, ओके। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट लिख लिए हो ना। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 3 मैं क्या बोल रहा था वो एक बार देख लीजिए आप लोग। हम बोल रहे थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर हमारा क्या होगा, करंट एसेट होगा, उसमें से हम रिसीवेबल हटा देंगे, मतलब डेटर्स और बीआर जो भी हो, और उसमें से हम इन्वेंट्रीज हटा देंगे। तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, कैश होगा। ये हम लोग कितना निकाले थे फर्स्ट पॉइंट में, बोलो 5 लाख का। रिसीवेबल हम लोगों का निकला है अभी, 2,66,660। हाँ, और इन्वेंट्रीज हम लोग पॉइंट नंबर 2 में निकाले थे 2 लाख। तो अगर आप 5 लाख में ये दोनों हटा दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपका 33,333 का होगा शायद, देखिए, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, तब हम लोग लास्ट वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं।
कहाँ पर? यहाँ। अच्छा, वो नंबरिंग का बता रहा है कि जैसे वो नंबरिंग हम लोग यहाँ पर 0.4 तक कर लिए थे ना, तो वो बोल रहा है कि ये वर्किंग वाला नंबरिंग 0.5 होगा हम लोगों का, है ना? सही बात। ये सही है। दरअसल क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है ना समाज में इसी तरीके के होते हैं। जो लोग आप जितना पूरा सही करो उस पे फोकस नहीं रहेगा, आपका जो एक इमटेरियल एरिया का पॉइंट गलत है तो उनका फोकस उसके ऊपर रहेगा। वैसे बात सही है, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें नंबरिंग हम लोगों को लिखना होगा कि इस नंबर में ये चीज निकालें। तो आपकी बात भी सही है। ओके, यहाँ तक लिख लें भाई। अभी 2 पॉइंट की कैलकुलेशन और करनी है। ओके, अब ये वाला एक पॉइंट जो है ना वो आप लोग देखिएगा जरा, ठीक है? और इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अभी तक का जो कैलकुलेशन था वो इजी था, और अभी जो कैलकुलेशन आएगा वहां पर आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, ठीक है? एक माइनस का पॉइंट है, तो पहले मैं बोलूंगा कि आप 1 मिनट हमको देख लें लिखते हुए। जब आपका पॉइंट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, पॉइंट नंबर 7 आप देखोगे सम्स। अच्छा, वो स्टार्ट नहीं हुआ होगा। फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स नेटवर्क। फिक्स्ड एसेट सम्स में दिया हुआ नहीं है और नेटवर्क भी सम्स में दिया हुआ नहीं है, दिखा? तो अगर हम लोग इसको आगे लेकर बढ़े क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भी हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। तो हमको इस फॉर्म को ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब एक बार चेंज करके देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर नेटवर्क इक्वल टू 0.25 बाई 1। क्वेश्चन उठेगा आप किस बेसिस पर ये लिखते हैं। जैसे आप किसी भी फॉर्म को आप जब चेंज करते हो तो वो चेंज होने का एक बेस होना चाहिए। किस बेसिस पर आपने इस फॉर्म को चेंज किया है देखना। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, आप लोग याद नहीं किए होंगे अभी, हम श्योर हैं। नेटवर्क का एक फॉर्मूला होता है, सुनना यहाँ पे। नेटवर्क का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स, उसके 2 फॉर्मूला है। जो हमारी जरूरत का है मैं वो बोल रहा हूँ। नेटवर्क का एक फॉर्मूला होता है, पन्ने मत पलटिए, वो घर का काम है। यहाँ देखिए, नेटवर्क का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है? फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखना, फिक्स्ड एसेट, अच्छा, प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज के जगह हम लोग वर्किंग कैपिटल भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि सीए माइनस सीएल ही तो होता है वर्किंग कैपिटल। समझ में नहीं आ रहा है, पूरा लिख देते हैं। हमारे फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो फिक्स्ड एसेट के जगह फिक्स्ड एसेट लिए और सीए माइनस सीएल के जगह पर वर्किंग कैपिटल भी तो लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है? ये लाइन तो क्लियर है। अब वापस देखो यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्थ 1 रुपया है और उसमें कोई बोल दे कि फिक्स्ड एसेट्स 75 पैसा है, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 25 पैसा होगा या नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो ये वाली चीज क्या है, आपको जब पूरी याद रहेगी फॉर्मूला तब आपको ये रिलेशन भी समझ में आएगा। हम जब पहला वाला लाइन यहाँ पर लिखे फिक्स्ड एसेट्स वाला, तो हमको पता था कि सम से फिक्स्ड एसेट दिया हुआ नहीं है, नेटवर्क भी दिया हुआ नहीं है, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन हम लोग जब सम्स पढ़े तो शुरू में ही देखे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था 3 लाख, तो हम अगर फिक्स्ड एसेट्स वाला एरिया को हटा के वर्किंग कैपिटल वाला एरिया लेकर चलेंगे तो हमको आगे कैलकुलेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं? और वर्किंग कैपिटल वाला एरिया कितना होगा? जब फिक्स्ड एसेट वाला एरिया नेटवर्क का 75% है तो वर्किंग कैपिटल वाला एरिया 25% होगा।
इसी बेस पर हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए कैलकुलेशन। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 3 लाख। नेटवर्थ अपने को पता नहीं है, शेयर होल्डर नेटवर्थ 0.25/1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इंटू 0.25 इक्वल्स होगा 3 लाख, और ये डिवीजन में आ जाएगा, है ना। शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.25। आप करके देखो 12 लाख आएगा। आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अगर नेटवर्थ अपने को मिल गया, बोर्ड पे देखना, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे नेटवर्थ को 12 लाख के जगह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को फिक्स एसेट्स भी मिल जाएगा। फिक्स एसेट्स तो दिखाना है बैलेंस शीट में, तो हम लोग लिखेंगे सिंस फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इक्वल 0.75/1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स एसेट्स इक्वल नेटवर्थ आया 12 लाख इंटू 0.75 इक्वल्स करके आ जाएगा कितना? 8 लाख। देखिए, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी था पॉइंट नंबर 6 और ये एक लास्ट वाला। बस ये अगर क्लियरली समझ लिए फिर हम लोगों का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। इस कैलकुलेशन को भी एक बार देख लेना, उसके बाद ही सम्स में आना ज्यादा सही रहेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल कितना लिखा जाएगा? 0.5 शेयर कैपिटल, है ना। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हो हम लोगों को शेयर कैपिटल पता नहीं है और ना ही रिजर्व एंड सरप्लस पता है। तो जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि दो चीजें हैं और दोनों में कुछ भी पता नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में ही बोले थे पॉइंट नंबर 1 में कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि दो चीजें और दोनों में कुछ भी पता नहीं है, तब तुमको एक थर्ड पॉइंट को लेकर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और थर्ड पॉइंट को ऐसे ही नहीं उठा लेंगे, वो जो थर्ड पॉइंट होगा वो इन दोनों का कॉमन होगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो है पॉइंट नंबर 6 में नेटवर्क का एक फॉर्मूला देखे थे, और उस समय भी मैंने कहा था, यहाँ पर जब मैं लिख रहा था मैंने कहा था कि ये नेटवर्क का एक फॉर्मूला है, लेकिन नेटवर्क का एक और फॉर्मूला बोले थे। तो जो नेटवर्क का दूसरा वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देख लीजिए पहले, सिंस नेटवर्क इक्वल्स, ये नेटवर्क का दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। याद आया? यस सर। फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। याद नहीं किए होंगे तो अच्छी बात है, इसी तरीके से देखते चले। तो नेटवर्क का फॉर्मूला हम लोग सेकंड वाला यहाँ यूज कर रहे हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अभी नेटवर्क हम लोगों को पता चल चुका है, वो हम लोग निकाले थे पॉइंट नंबर 6 से, दिख रहा है आपको यहाँ पर। पॉइंट नंबर 6 से हम लोग नेटवर्क ले रहे हैं कितने का? 12 लाख का, और यहाँ पर लिख दे 12 लाख इक्वल्स शेयर कैपिटल पता नहीं है हम लोगों को, है ना। तो शेयर कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लिख दे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की जगह पर, ये दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस की जगह पर हम लोग 0.5 शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, है ना। और फिक्टिशियस एसेट्स अगर सम्स में ना हो तो नील रहेगा। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, आपको हर सम्स में जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सब अगर फॉर्मूला में आता है और सम्स में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला तो ये आप निकालने की कोशिश नहीं करोगे, ये जनरली क्या लिया जाएगा? नील लिया जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करके देखो, शायद आपको मिले। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं 12 लाख इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल यहाँ पर है ना, और यहाँ 0.5 शेयर कैपिटल है, तो ये हो जाएगा 1.5 शेयर कैपिटल
जहाँ कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, और ये 0.5 है तो ऐड करके आ जाएगा 1.5 शेयर कैपिटल। और ऑन है। अब जितना भी आइटम था वो सारा का सारा हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। कंपनी का क्या नाम था? मूनलाइट लिमिटेड। अब मूनलाइट लिमिटेड का बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हेडिंग दे रहे हैं मूनलाइट लिमिटेड। बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3, वो बैलेंस शीट ही आपको फॉलो करना है, नया वाला फॉर्मेट बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं बैलेंस शीट में हम सारे आइटम को किस तरीके से पुट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हम लोग लिखते हैं क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग दे दीजिएगा। सारा बैलेंस शीट का हेडिंग देने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो आइटम रहेगा एटलीस्ट वो आपको दिखाना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एंड भी मेंशन करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड 5th सेमेस्टर के बहुत सारे चैप्टर में आपको बैलेंस शीट देखने को मिला होगा। शेयर होल्डर फंड में ए नंबर पॉइंट हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हम लोग निकाले थे अभी पॉइंट नंबर 7 में, देखा कितने का निकला है? 8 लाख का। बी नंबर पॉइंट हम लोग लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी हम लोग निकाले हैं पॉइंट नंबर 7 में ही, 4 लाख का मिला। ठीक है, इसके बाद जैसे लायबिलिटीज में आपको क्या लिखना होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म लोन वगैरह अगर कुछ है तो, लेकिन सम्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये जनरली रहता है इसलिए मैंने लिखा है, समझे। अदरवाइज जो आइटम नहीं रहेगा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 में ले लेते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हम लोग नोट नंबर 1 में ही निकाले थे, याद है? कितने का था? 2 लाख का था शायद, 2 लाख, है ना। और अपना टोटल यहाँ पर कर देंगे। लायबिलिटीज का टोटल हमको दिख रहा है 14 लाख। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं एसेट्स। एसेट्स में हम लोग लेंगे नंबर 1 फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में अपने लेंगे टेंजिबल एसेट। वैसे हम लोग टेंजिबल इंटेंजिबल अलग अलग नहीं निकाले, उतना तो इंफॉर्मेशन सम्स में था नहीं, तो फिक्स एसेट जो निकला वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6 में निकला था क्या? देख लो एक बार, 5 या 6 मिला सभी को 9 लाख का। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिख दे रहे हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम लोग थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे, अलग अलग निकाले हैं तो। ए नंबर में लिख रहा हूँ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज हम लोग पॉइंट नंबर 2 में निकाले थे, पॉइंट नंबर 2 में ना 2 लाख का। इसके बाद हम लोग ट्रेड रिसीवेबल निकाले थे। ट्रेड रिसीवेबल अपना निकला था पॉइंट नंबर 4 में, देखते रहेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 4 में निकला था और ये था शायद 2,66,667, है ना। और इसी के बाद हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाला था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पॉइंट नंबर 5 में 33,333, और इसको टोटल करके देखें तो ये भी अपना आ रहा है 14 लाख।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एग्जाम में जो है इस तरीके का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, भले ही वो बैलेंस शीट की जगह नाम बदल देगा, बोलेगा प्रोप्राइटर्स फंड बनाओ, लेकिन जो स्टार्टिंग की कैलकुलेशन थी 1 से लेकर 7 नोट नंबर तक जो हम लोग बनाए, वो सारा का सारा कैलकुलेशन प्रोप्राइटर्स फंड में भी सेम चलता है। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लें और सम्स को कंप्लीट कर लें। थैंक यू।